हिंदी की कितनी चिंता करते हैं। वो अपने पैसे से, अपने मेहनत के पैसे से भारत से साहित्यकारों और कवियों को बुलाकर और वहां पर सेमिनार करते हैं, कवि सम्मेलन आयोजन करते हैं, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और 7 समुंदर पार होते हुए भी वो हिंदी की चिंता करते हैं। तो उसी प्रकार से हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को भी अपने मातृभाषा के सम्मान के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए और हमेशा ऐसे आयोजनों को, न सिर्फ कवि सम्मेलन बल्कि स्थानीय जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं, हमें पता नहीं होता कि कौन कितना लिख रहा है, किसको क्या मदद की आवश्यकता है और कौन क्या कर रहा है, हम उनको प्रोत्साहित नहीं करते। नहीं तो हमारे यहाँ से भी लेखक, राइटर। तो क्या हुआ कि वीर रस के कवियों के साथ समस्या होती है, इनकी शादी जल्दी हो नहीं पाती, तो इसकी भी शादी जल्दी नहीं होगी कैसे। कोई इससे बोलता है कि हिमांशु मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बोले प्यार व्यार मत कर, राष्ट्रगान सुना। लेकिन बाद में एक को दया आई, इसकी शादी हो गई, इसके 2 बच्चे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप इसके लिए भी बजा दीजिए। ये देश का वो कवि है जो अपने क्रम पर आएगा तो ये जरूर वजन में 35 किलो का हो सकता है, लेकिन इसकी कविताएं 1.25 कुंटल की है। और जब ये यहाँ मंच पर आकर गर्जना करेगा और राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्र का उत्प्रेरक कवि है, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आज की रात हमने हिमांशु को सुना। एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर सभी कवियों का अभिवादन करे। मेरा परिचय आदरणीय भाई साहब जी ने कराई दिया है। मेरा नाम तेज प्रताप तेज होता है। मैं आपके ही जिले का जाया जन्मा बच्चा हूँ और सारनी लेट आ रहा हूँ। 2 साल से पूरे देश में यात्रा कर रहा हूँ। अगर आपके हाथों में थोड़ी सी ताकत बची हो तो आप अपने बच्चे के लिए भी ये भी ठीक ठाक काम कर लेता। नहीं धन वैभव की बस मांग रही है शीश झुकाए, नाथ कृपा करना इतनी, जब मान मिले अभिमान ना आए। नाथ कृपा करना इतनी, जब मान मिले अभिमान ना आए। दे सकते हैं आप लोग, जो लोग इधर खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, बेटा बैठने में कोई तकनीकी समस्या नहीं हो तो नगर पालिका ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, बैठ जाओ। कवि सम्मेलन यहीं चल रहा है। आइए भाई साहब, ये चलता रहेगा। हमारे टाइम में तो ये सब होता रहता है, संचालक होता ही इसलिए है। बहुत बढ़िया पुलिस वाले आए थे, मैं इनको प्रणाम करना भूल गया। मैं तो क्या हुआ, पिछले दिनों धासु जी के यहाँ चला, अद्भुत दृश्य था, अद्भुत दृश्य था। जब भगवान भोलेनाथ के यहाँ सब पहुंच गए, एक दिन पहले वहां आनंद मंगल हुआ। अगले दिन जो भी लोग गए थे उनके गण, देव दैत्य यक्ष नर किन्नर गंधर्व भूत प्रेत के साथ उनके जितने भी गण थे, स्वागत। मैं कभी ने ना सुनाया होगा और ना कभी आप सुन पाएंगे। आनंद लेना, आनंद का कवि हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत। उस दिन माँ भवानी की जब शादी थी भगवान भोलेनाथ के साथ, तो भोलेनाथ का जो श्रृंगार है माँ चंडी देवी ने की थी। सभी लोग भगवान शिव जी को नंदी पर बिठालकर अपने अपने यान से, विमान से, तोरण द्वार से 10 कदम दूर रहती है बारात, स्वागत। और भगवान शिव नंदी से उतर जाते हैं। अलौकिक छवि थी भगवान शिव जी की। जिस दिन भगवान भोलेनाथ की माँ भवानी से पाणी ग्रहण संस्कार होना था, उस दिन भगवान भोलेनाथ ने गजचर्म पहने थे, हाथी की ताजी ताजी खाल, खून टपक रहा था, अंग अंग में भस्म रमी हुई थी, भुजाओं पर शेषनाग, गले में 1 2 4 में पूरे 21 मुन्नों की माला, शीश पे जटा, जटा पे गंगा, गंगा पर शेषनाग। आप आनंद लेना, भगवान भोलेनाथ अंग चढ़ा के चले जा रहे हैं। अलौकिक दृश्य। भाई साहब, एक भी यदि मात्रा मिल जाए सीएमओ साहब, तो आपकी तलवार और धांसू की गर्दन। आप आनंद लेना। अलौकिक छंद निवेदित कर रहा हूँ कि तन पर उपटन मल कर नट बर, दम 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 कत भसम बदन पर, असन बसन गज लपटत तन पर, कमल नयन पर भगवान हर हर, कि सज कर जगमग चम चम चमकत चलत डगर पर वजर अमर बर, नच नच उछलत बढ़त चलत सब जगत भगत बम बम पर्वत। दर्द कहाँ है? ये रोज रात को 10 सवा 10 बजे तक जिस लड़की से बात करते हैं वो इनको गुड नाइट बेबी, सो जाओ, गुड नाइट बेबी बोल के सुला देती है। वो 15 मिनट बाद दूसरे नंबर पे दूसरी जगह बिजी हो जाती है।
तो सुनो लड़कों, ये लड़कियों का कोई भरोसा मत किया करो। ये बैलेंस लतेश से डला लेती हैं, बात रमेश से कर लेती हैं, प्यार सुरेश से कर लेती है और बाद में शादी दिनेश से कर लेती है। बहुत बढ़िया। और जब लतेश शादी के 10-12 साल बाद जाते हैं तो ये अपने बच्चे को बुला के बोलती, बेटा मामा जी आए, नमस्ते कर लो। और तुम भी जोरदार मुंडी हिला के आते हो और बच्चे को 101 का लिफाफा दे के आते हो। तो मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कोरोना की 3 लहरों के बाद आप लोग सुनने के लिए जीवित हैं, हम लोग सुनाने के लिए जीवित रह गए। इसलिए एक बार आप तालियां बजा सकते हैं। 50 किलो का बैग टंगा रहता है। जैसलमेर की बर्फीली रेतीली वादियों में चले जाइए, जहां आपका जिस्म जल जाए। ऐसी गर्मी में हमारे देश के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे सीमा की इस ओर से उस ओर दिशा में मुंह करके इसलिए खड़े रहते हैं कि ये देश सुरक्षित रह सके, ये देश मुस्कुरा सके, आप और हम ये उत्सव मना सके, हम इस राष्ट्र को राष्ट्र बना सके। और मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ भाई साहब, आदरणीय नगरपालिका अध्यक्ष जी, मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक सैनिक वेतन के लिए काम करता है। वो जितने बच्चे सीमा पर खड़े हैं, हमने तो कई रोहिंग्याओं को और कई घुसपैठियों को देश में पाल रखा है। तो क्या वो बच्चे जो सीमा पर खड़े रह के अपनी राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, वो अपने आजीविका की रक्षा नहीं कर सकते या अपने बाल बच्चों को नहीं पाल सकते? पर उनके अंतस को समझने का प्रयास करिए, उनकी भावना को जीने का प्रयास करिए। वो वेतन के लिए काम नहीं करते हैं, वो वतन के लिए काम करते हैं। आपको इतिहास का एक दर्शन कराना चाहता हूं। मैं रोमांचित हो गया जब उस दृश्य को मैंने पढ़ा। पूना के वर्तमान पेशवा उत्तर भारत की यात्रा करने जा रहे थे। वहां पर जब चित्तौड़ के वर्तमान शासक को यह पता चला कि पूना राजघराने से राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने मंत्री से वहां पर संदेश भिजवाया जहां तक वो पहुंचे थे कि आप उत्तर भारत तो जा रहे हैं, हमारा आपसे निवेदन है कि कम से कम आप चित्तौड़गढ़ आइए, आप मेवाड़ आइए, आप मेवाड़ रुकिए, हमारा ऐसा आग्रह है। उस समय भी परंपरा थी और आज भी ये परंपरा है कि हमारे देश में जब कोई राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके लिए बराबर का आसन लगाया जाता है। वहां पर भी चित्तौड़ के राजघराने में वर्तमान पेशवा के लिए बराबर का राजा के आसन लगा। जब पेशवा महाराज वहां पर पहुंचे, उन्होंने आमंत्रित किया, मंत्रियों ने राज दरबार में ले गए। राजा चित्तौड़ के खड़े हो गए और कहा, महाराज जी आसन ग्रहण कीजिए। तो वर्तमान पेशवा जो थे वो आए और चित्तौड़ के सिंहासन के चरणों में आकर बैठ गए। पूरी सभा हदप्रभ हो गई। सबने कहा कि आप राजा हैं, आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं, अगली पंक्ति पर अपने हाथ खोलिएगा। तो चित्तौड़ के महाराजा से पेशवा महाराज ने कहा कि मैं यहाँ के कुर्सी पर बैठने के लायक अपने आप को नहीं समझता हूँ, क्योंकि उत्तर से आने वाली हवाओं को, उन आक्रांताओं को उस समय में जब सारे लोग अपनी तलवारें उनके चरणों में रख रहे थे, तब आपका राज परिवार था जिसने भगवा की लौ को जलाकर रखा था। हौसला फौलाद है ये चुक नहीं सकता, विजय पथ पर बढ़ा ये हिंद का रथ रुक नहीं सकता। और मचा लो शोर कितना भी, लगा लो जोर कितना भी, लहरता शान से नभ में तिरंगा झुक नहीं सकता। एक बार जरा पूरा सदन आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर खोज के कवि हिमांशु। क्या जरूरत है भैया आज देश की बेटियों को, सत्य सनातन की दीवानी बनना बहुत जरूरी है। दुष्टों के आगे मर्दानी बनना बहुत जरूरी है। बोलो कब तक फंसी रहेगी आफताब के झांसे में, श्रद्धा को झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी है। बनना बहुत जरूरी है। इस बड़े मंच से एक बड़ी टिप्पणी आप बड़े लोगों के बीच में करना चाहता हूं कि श्रद्धा, यदि तूने 36 गुणों के बारे में एक बार भी जानकारी प्राप्त कर ली होती तो आज तेरे शरीर के 35 टुकड़े नहीं होते। स्वागत स्वागत, अच्छी टिप्पणी थी। पूरा सदन इसी सूटकेस या ड्रम में आओ। क्या बात है भाई, अच्छी बात है, वाह, अच्छी बात कि तुम भी किसी सूटकेस या ड्रम में आओ। और क्या आवश्यकता है आज की युवा पीढ़ी को, क्या बनने की आवश्यकता है साहब। राजस्थान की बात हमारे भाई ने करी। मित्रों, यदि हमें राजस्थान की धरती पर गर्व होता है
कि उस धरती ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया। हमें यदि महाराष्ट्र की धरती पर गर्व होता है कि उस धरती ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, तो मुझे इस मध्य प्रदेश की धरती पर भी गर्व होता है जिसने चंद्रशेखर आजाद को जन्म दिया। वाह वाह। भारत माता की जय करता हूँ, क्योंकि वहां पर हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। और क्या रही है उत्तर प्रदेश की धरती, एक नया इतिहास रचा है, गीत नया एक गाया है। गोरखपुर से सूरज निकला, भारत भर में छाया है। तो प्रश्न उठाते राम लला, हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया, हमने रोजे इफ्तारी की सेवइयों को खाया है। अरे हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया। क्या बात है, वाह 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 हिमांशु भाई, वाह। हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। पर अब मैं ललकार रहा हूँ भारत के जयचंदों को, सोने की चिड़िया को, लुटते वोटों के भिखमंगों को। मेरा एक सवाल तुम्हारे 100 जवाब पर भारी है। आंख मिलाकर कहना पाओ तो तुम पर धिक्कारी है कि मरते मरते राम कहा तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक खोजा। बहुत बढ़िया। जय श्री राम का घोष ऐसे नहीं पूरा सदन लगाए तो आनंद आएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कौन है साहब हम सनातन की परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग। सीमा पार से आई तो वैसा वो अकेले नहीं आई। हाँ। दीदी वो अपने साथ में 4 विषय लेकर आई, हिंदी, गणित, विज्ञान और भूगोल। हाँ। तो हमारा जो सचिन था उसने 5वां विषय सामान्य ज्ञान और लगा दिया, और उस सचिन को अपन लप्पू सा बोल रहा। 6वां और कौन सा ज्ञान है भी बताओ। इस सचिन ने जो सामान्य ज्ञान लगाया है, बस इसी के लिए इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। क्या बात है, अच्छी टिप्पणी है हिमांशु भाई, अच्छी टिप्पणी। रंगों को ध्यान में रखिए साहब, केसरिया, सफेद और हरा, तीनों का क्रम याद में रखिए साहब। हमने तिरंगे के 3 रंगों को धर्म मजहब के नाम पर बांट दिया है। तब बड़ी पंक्तियां इस मंच से पढ़ता हूँ कि हे भगवा के दीवाने नफरतें पलने नहीं देते, हरा जिनका यहाँ बुनियाद वो हिलने नहीं देते। हमारे देश के नेता तिरंगे की सफेदी है, हरे भगवे को आपस में कभी मिलने नहीं देते। हरे भगवे को आपस में, यही बात करूंगा और संगठन का कवि हूँ। बहुत अच्छा। श्री राम की जय घोष की आवश्यकता इसलिए भी नहीं थी क्योंकि कांग्रेस वाले अपने को नहीं बुलाते हैं, संगठन वाले बुलाते हैं तो संगठन की बात करते हैं। खातिर कोई भी बेटी अब जलने ना पाए, जात पात मजहब के झगड़े और नहीं होने पाए। काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए। क्या बात है, बहुत अच्छा। काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए, तो जिस दिन भारत भूखा जन जन वंदे मातरम गाएगा और अखंड भारत का गौरव पुनः प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन विश्व पटल पर अपना भगवा ध्वज लहराएगा, सच कहता हूँ उस दिन निश्चित राम राज्य आ जाएगा। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ भाई साहब, आप बैठे हैं, देखिए कल भी हमारी कुछ बहनों का यहाँ संगीत का कार्यक्रम था, बहुत सारी भीड़ थी। कल भी संगीत का कार्यक्रम रहेगा, बहुत सारी भीड़ रहेगी। ये कवि सम्मेलन क्यों कराना चाहिए? कवि सम्मेलन इसलिए कराना चाहिए कि वो जो कल काम करके गए वो भी कलाकार हैं, और कल जो काम करके इस मंच पर जाएंगे वो भी कलाकार हैं। लेकिन कवि कलाकार नहीं होता, कवि एक विचार होता है। और इस देश को आजादी दिलाने में इन विचारकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बढ़िया। और ये देश कलाकारों से तो चलता है, लेकिन ये देश विचारों से चलता है। अगर विचारों से नहीं चलता होता तो भारत के प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात नहीं करते। तो ये आपके मन की बात करने वाले लोग हैं, और यहाँ शहर के भामाशाह लोग बैठे हैं। आपको साल भर में कवि सम्मेलन क्यों कराना चाहिए?
ये बात जब मैंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को सुनाई तो उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई। इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, मैं इतना बड़ा कवि भी नहीं हूँ, अपने आप को कवि मानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा एक बात बताइए जगत गुरु जी कि सरस्वती जी का क्या अनुष्ठान है? तो उन्होंने कहा बसंत पंचमी पे सरस्वती जी का अनुष्ठान होता है। तो मैं एक चिंतन कर रहा था, सरस्वती जी का जन्मदिन होता है बसंत पंचमी पे, अनुष्ठान नहीं होता। ये बात पर उन्होंने मोहर लगा, इसलिए आपका समर्थन चाहता हूँ। और शहर के जितने भामाशाह लोग बैठे हैं, जो व्यापारी बैठे हैं, 10-10, 20-20 साल, 50-50 साल से कवि सम्मेलनों की बाजार में परंपरा है, गांधीधाम में परंपरा है। तो मैं विचार कर रहा था भाई साहब कि जहां दिन भर धन की बात होती है वहां शाम को मन की बात क्यों होती है? वाह। मैं एक आध्यात्मिक चिंतन पर पहुंचा। हम गणेश जी का वंदन करते हैं भाद्रपद में, नवरात्र अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, 4 नवरात्र आते हैं, हम देवी जी का पूजन कर लेते हैं, हम शंकर जी का पूजन सावन में कर लेते हैं, हम सारे देवी देवताओं को जो प्रमुख देवी देवता है उनका पूजन करते हैं। लेकिन सरस्वती के पूजन का, सरस्वती के अर्चन का एक ही अनुष्ठान है, वो कवि सम्मेलन है। वाह 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 वाह। क्यों है? क्योंकि, और मैं एक बात भामाशाह से इसलिए कह रहा हूं कि कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन इसलिए कराते रहिए कि ये सब माँ वागेश्वरी के बेटे हैं। ये माँ जब कल्पना देती है तब शब्द लिखते